हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक क्या देखा कि फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और उसमें ये चीज़ है कि हम जो देख रहे थे वो फ्री नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो पॉइंट लोड के लिए था, वो भी सिंगल पॉइंट लोड के लिए था। जैसे कि हमने बताया था Fn इज इक्वल टू 1/2π√g/डेल्टा। डेल्टा जहाँ पर क्या है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, या फिर आप इस डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है, यानी स्थैतिक विक्षेप, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आप पढ़ते थे, बिल्कुल वही फार्मूला है। तो मान लीजिए अगर ऐसे होगा, एक कैंटिलीवर बीम होता था और इस पर W लोड लगता था, तो कितना होता था इसका डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि एंड यहाँ पर होता था, वो कितना होता था, हम डेल्टा से लिखेंगे इस डेल्टा को अब उससे, ठीक है, होता था WL3/3E, ठीक है। ये होता था ना, जहाँ पर L क्या है, इसका टोटल लेंथ है, यहाँ W क्या है, ये mg के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता था, तो इसमें डेल्टा का मान रख के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से। अगर मिड पॉइंट पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो उसका क्या होता था, क्या होता है उसका होता है ये, आप इस डिफ्लेक्शन और उसका फार्मूला आप याद रखेंगे। अगर मिड पॉइंट पे या कहीं और लग रहा है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ए दूरी पर है ये और ये बी दूरी पर है, तो क्या होता था, डेल्टा का मान यहाँ पे WA²B²/3EIL, ठीक है ना, यहाँ पर L क्या है, ये टोटल लेंथ है। इसी तरह से कई सारे के लिए, तो ये सब मतलब कोई भी सिचुएशन है उसमें क्या है कि सिंगल लोड, जैसे कि सिंगल जो है डिफ्लेक्शन आपको पता है, सिंगल लोड के कारण डिफ्लेक्शन पता है, तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका निकाल सकते हैं, ट्रांसवर्स वाला, ठीक है ना, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ वाला। लेकिन अगर यूडीएल होगा तो आप इस फार्मूले से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बताते हैं, आपके बुक में जो है इसका डेरिवेशन भी नहीं है, क्योंकि ये आगे यूज होगा आपके अभी एक चीज़ में, इसीलिए हम बता दे रहे हैं आपको डायरेक्ट ही। तो उस समय जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो कुछ इस तरीके से है। अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड है, ये ध्यान रखेंगे कि बीम मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल लगा हुआ है, इस पर क्या लगा, यूडीएल, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, समवितरित भार, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो भी नाम पढ़ा है इसमें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी π/2√5G/384 डेल्टा इतना होता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ जो है डेल्टा जो है, जो भी मैक्सिमम आएगा वो मिड पॉइंट पे आएगा, उसका मान यहाँ रख देंगे, तो इतना मान इस फार्मूले से हमारा क्या निकलता है, ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले से हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलता है, ठीक है ना। ये कहलाता है फंडामेंटल, फर्स्ट फंडामेंटल है। ये क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, बता देते हैं एक बार आपको, कि ये जो होगा वाइब्रेशन होगा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये इनफाइनाइटली एकदम होगा, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है, तो इसको फर्स्ट फंडामेंटल कहते हैं। हो सकता है इसका जो है ऐसे भी हो सकता है, बीच से फिर ऐसे हो जाए, जो कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का कंडीशन होता है, तो इसको बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर मान बढ़ जाएगा, 3π/2 हो जाएगा,
ठीक है ना। इसी तरह से और भी चीज़ें होंगी जो है ऐसे जो होगा एग्जैक्टली 3π/2 होगा कि क्या होगा ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 3π या 4π/2, 4π नहीं तो 3π या 5π/2 होगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब ये सेकेंड फंडामेंटल, तो यहाँ पे मान बदल जाएगा, तो ये फर्स्ट फंडामेंटल के लिए है ये वाला, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन कुछ ऐसे हो जाए, इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा हो, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है जो जब यूडीएल लगा होता है तब। ये नहीं कि उसी फार्मूले में डायरेक्टली आप रख देंगे जो पीछे हमने डिराइव कराया था। किस में रखेंगे? इस वाले में। यहाँ डिफ्लेक्शन तो फार्मूला आपको पता ही होता है, ठीक है ना, आपके मॉस के बुक में या इसके भी बुक में मिल जाएगा, अगर आपको भूल गया होगा तो ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा। डेल्टा का मान यानी मैक्सिमम विक्षेप का मान, क्योंकि कैसे हो जाता है ऐसे हो जाता है। तो ये आप जो है यही जो डेल्टा होता है मैक्सिमम वो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पढ़े ही हैं, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ पर है कि किस में रखेंगे, तो इस वाले में रखेंगे, न कि 1/2π डायरेक्टली g/डेल्टा, ऐसा नहीं रखेंगे जब यूडीएल लगा होगा तो, ठीक है। तो अब जो है अब आगे बढ़ते हैं आपका कि मान लीजिए कोई बीम है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जनरली किस में इंड्यूस होता है? शाफ्ट में या बीम में। बेसिकली शाफ्ट में होगा तो शाफ्ट में तभी होता है जब बेंडिंग के कारण होता है सारी चीज़, जब बेंडिंग मतलब उस पर बेंडिंग मोमेंट लगा हो जिसके कारण डिफ्लेक्शन आए, ठीक है ना, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन तो जो होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है, यानी अनुप्रस्थ वाला होता है। तो मान लीजिए अगर किसी पर बहुत सारे लोड लगे हैं, किसी बीम पर, ठीक है ना, किसी बीम पर एक से अधिक पॉइंट लोड लगे हैं, तो उसका जो होता है उसमें जो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका कैसे निकालते हैं? फ्री ट्रांसवर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कैसे, यानी कि कहने का मतलब, अब हेडिंग नहीं लिख रहे हैं, हेडिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा या बुक में पढ़ेंगे तो हेडिंग क्या होता है। हेडिंग बहुत लंबा चौड़ा है कि किसी मतलब कई पॉइंट लोड लगने के कारण फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, उसका मान। तो मान लीजिए इस पर कई सारे पॉइंट लोड कई जगहों पर लग रहे हैं, W1, W2, W3, इस तरह से कई सारे लोड लग रहे हैं, मान लीजिए N लोड लग रहे हैं, कोई गिनती नहीं है, कितने भी हो, ठीक है। तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का दो तरीका, एक डंकरले मेथड, ठीक है, डंकरले मेथड, और दूसरा क्या है? एनर्जी मेथड। तो डंकरले मेथड क्या होता है? ये इसको बोलते हैं सेमी इंपिरिकल फार्मूला होता है ये मेथड। सेमी इंपिरिकल का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से कैसा? इंपिरिकल का मतलब ही होता है कि जो प्रयोगों द्वारा निकाला गया हो, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया हो, ठीक है ना। तो उसके लिए जो प्रयोगों द्वारा, बहुत सारे प्रयोगों द्वारा जब निकाला गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंपिरिकल। तो सेमी इंपिरिकल का मतलब कुछ तो प्रयोग लगा है और कुछ जो है जैसे डेराइव किया गया कुछ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी इंपिरिकल। और दूसरा है एनर्जी मेथड। तो ये जो डंकरले मेथड है वो सबसे इजी मेथड है, वही आपको करना ही है इस सिलेबस में आपके। और जो दूसरा एनर्जी मेथड है वो बहुत ही हैवी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे डंकरले मेथड, ठीक है ना। डंकरले मेथड से कैसे हम जब किसी बीम पर एक से अधिक पॉइंट लोड लगे हों तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ट्रांसवर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अनुप्रस्थ मुक्त प्राकृतिक आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो डंकरले मेथड देखते हैं। डंकरले मेथड हिंदी में लिखेंगे तो डंकरले का विधि लिखेंगे, ठीक है ना, डंकरले मेथड। तो अब ये डंकरले मेथड कैसे लगाते हैं? तो मान लीजिए अब इस पर मान लीजिए बीम पर जैसे बीम बना देते हैं, मान लीजिए W1, W2,
W3 लोड लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो किसके कारण है, जो कि M1 M2 और M3 मासेस के कारण है, ठीक है ना। मतलब ये M1 मास के कारण आ रहा है, ये M2 मास के कारण आ रहा है और ये M3 मास के कारण आ रहा है। और मान लेते हैं डेल्टा वन क्या है, केवल जब, इस पर ध्यान से, केवल जब W1 लोड लग रहा है, ये सब हटा दीजिए, तब उसका जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन मान लीजिए θ1। तो θ1 क्या है, शाफ्ट पर ये स्पिंडल कहिए या बीम कहिए, यहाँ बीम कहा जाए तो ज़्यादा सही है, बीम पर केवल W1 लोड लगने के कारण स्टैटिक डिफ्लेक्शन है, यानी कि विक्षेप है, इसको कहते हैं आप विक्षेप को डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। DEFE, तो उसको ये मतलब डिफ्लेक्शन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और उसके बाद W2 के कारण मान लीजिए इसी तरह से डेल्टा 2, W3 के कारण इसी तरह से डेल्टा 3 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग, जैसे M1 M2 M3 के कारण क्या है, ये डिफ्लेक्शन है। और एक चीज़ और मान लेते हैं कि अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इस पर कोई M पर यूनिट मास का जो क्या लगा है, एक UDL लगा है, ठीक है। तो M पर यूनिट मास का मान लीजिए कोई UDL लगा है, ठीक है। अब इस पर क्या कराएंगे, एक M पर यूनिट मास का इसके पूरी लंबाई पर UDL लगाएंगे, तो उसके कारण मान लीजिए UDL लगता है ना, मान लीजिए UDL लग रहा है कितने का, M पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट मास बोल दिए हो तो सॉरी गलती से निकल गया, M पर यूनिट लेंथ का क्या लग रहा है, UDL लग रहा है मान लीजिए, तो उसके कारण कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, आएगा ही, वो मान लीजिए डेल्टा S है, ठीक है ना। तो डेल्टा S ये है, ठीक। अब जो है इतना आप ध्यान में रखेंगे, बाकी अब जो है मेन काम अब शुरू होता है हमारा डंकरले मेथड का। डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, अब एक्चुअली में जो चीज़ लिखना वो लिखेंगे। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। मान लेते हैं इस पर जब केवल W1 लग रहा होता, तब जो है उसका कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि एक सिंगल पॉइंट लोड के कारण नेचुरल फ्रीक्वेंसी का हमने अभी देखा। तो मान लीजिए वो F1 है, ठीक है ना। F1 क्या है, FN1 कहते हैं, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1 ड्यू टू मास M1 या फिर W1, या कह सकते हैं आप W1 के कारण, केवल जब वही, और सबका इफेक्ट हटा दीजिए, केवल W1 के कारण नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये है, ठीक है ना, FN1 है, ठीक। अब FN2, ठीक है, अब FN2 W2, केवल W2 के कारण नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, केवल W2 के कारण। इसी तरह से FN3 है, ये किसके कारण है, W3 के कारण है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मान लेते हैं FNS,
ये क्या है, FNS जो है वो इस m पर यूनिट मास, जो m पर यूनिट लेंथ जो मास लग रहा है उसके कारण, यानी जो UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड जिसको कहते हैं, आपने मॉस में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हिंदी में समवितरित भार कहते हैं, समवितरित द्रव्यमान लग रहा है, भार लग रहा है, उसके कारण जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा उसका भी कोई मान होगा, वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अभी हमने बताया कितना होगा, ठीक है ना। तो उसके कारण जो है मान लीजिए क्या है, FNS है, यानी m पर यूनिट लेंथ के कारण नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चलिए ये सब तो हो गया। अब मान लेते हैं पूरे सिस्टम का जो एक्चुअल में जब एक साथ हम कंबाइन किए हैं, ठीक है ना, अब इसको हटा दीजिएगा, अब W वाला हटा दीजिए, वो एजम्पशन है हमारा। एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, हमने अभी बताया है कि इन सभी पॉइंट लोड के कारण जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी आएगा वो हमको निकालना है। ये तो हमारा बस एजम्पशन है, ठीक है, ये हमारा बस एजम्पशन है। अब इसको हटा देना है। तो इस सिस्टम का हम कह रहे हैं, इस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये निकालना हमको, ठीक है ना। ये W3 ने कई सारे लोड हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मान लेते हैं वो FN। FN जो है पूरे सिस्टम, होल सिस्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी नेचुरल का कहते हैं वो प्राकृतिक आवृत्ति, ठीक है। तो इसका है, तो इन सब अगर मान हमको ये सब पता है, ठीक है, तो डंकरले ने ये बताया कि इनमें क्या रिलेशन होता है, उसको हम लिखते हैं। तो जो डंकरले ने बताया था कि उनके हिसाब से ये फार्मूला बैठता है फिट। तो अब ध्यान रखिएगा ये क्या क्या है, आप लिख लीजिए ना हो तो एक बार, उसके बाद तब आगे बढ़िए। फार्मूला ये होता है, डंकरले के अनुसार हमारा ये फार्मूला बनता है, डंकरले के अनुसार यहाँ हम लिखते हैं फार्मूला 1/FN², यानी ये सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बराबर होता है FN1 का स्क्वायर प्लस 1/FN2 का स्क्वायर प्लस 1/FN3 का स्क्वायर। इसी तरह से जितने भी है सबको जोड़ लीजिए और फाइनली जोड़िए FNS का स्क्वायर, जो हमने W के लिए, जो W यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड था उसके लिए माना है, ठीक है। तो ये होता है डंकरले के आधार पे ये जो होता है, यानी इतना आप जोड़ लीजिए इन सबको, तो वो क्या हो जाएगा, इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, टोटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं होल सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वाइब्रेशन का, जो कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करेगा, यानी ऐसे वाइब्रेशन करेगा, उसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो FN1 क्या होगा, निकालें अगर, तो याद करिए फार्मूला हमने बताया है, क्या होगा 1/2 पाई √G/Δ1। भाई 1 के कारण जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन है। इसी तरह से FN2 क्या होगा 1/2 पाई √G/Δ2। ये सब हमने पहले बता दिया। FN3 क्या हो जाएगा 1/2 पाई √G/Δ3। चलिए, लेकिन FNS क्या होगा वो हमने आज अभी बताया है, ठीक है ना, वही लिखेंगे। तो FNS क्या होगा, इसको ध्यान रखेंगे, होगा π/2 √5G/384, 384 होता है, 384 होता है।
ठीक है 384, और W के कारण क्या था, डेल्टा एस था। जो W यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड था उसके कारण जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन हमने क्या माना था, डेल्टा एस माना था। ठीक है, तो ये हुआ, ये सारे हमको वैल्यू पता चल गए, Fn1 Fn2 Fn3 ये सब ये वैल्यू इतना इतना होता है। ठीक है ना, तो अब इन सारे वैल्यूज को क्या करें, इसमें रख दें, और ये हमारा यही तो निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो क्या कर दें, इसको हम मिटाते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, जगह की मतलब यहाँ स्पेस की कमी के कारण चलिए, तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और पहले ही हम बता दे रहे हैं, 4985 एक चीज़ हम बता देते हैं, जो इसका मान होगा, अभी हमने कितना बताया 1/2 पाई √g/डेल्टा 1, ये सब में क्या था, ये सेम था, बस डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेंज हो रहा था। तो g का मान क्या होता है, √9.81/2 पाई है, और इंटू अलग अलग कर लीजिए तो √डेल्टा 1। तो इसका जो मान होता है, यानी इसको छोड़ दिया जाए और इसका मान जो होगा वह 0.4985 डेल्टा। ठीक है ना, तो क्या होगा 0.4985 होगा। तो 0.4985 होगा, यानी कि सबके लिए क्या हो जाएगा 0.4985, और अपान डेल्टा 1 है तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है तो डेल्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे रखेंगे, तो डायरेक्टली रखते हैं। तो ये वैल्यू किस में आएगा, सारा का सारा 1/, ये देखिए ये नीचे है तो 0.4985। ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करते चलते हैं, और इधर क्या हो जाएगा, चाहे एक बार चलिए एक बार इसको लिखते हैं बस, और पूरे का होल स्क्वायर करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया रूट में डेल्टा 1 जो मान है हमने रख दिया, और टोटल का क्या है, स्क्वायर है। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 0.4985 अपान रूट डेल्टा 2 का स्क्वायर। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा 0.4985, ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा 3 हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर। अब इसी तरह से जितने भी हैं वो लोड हो जाएंगे, और लेकिन यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दूसरा मान आएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो कितना मान आता है, उसी तरह से जैसे था वैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान आएगा 0.5614, यानी कि ये जो मान आप सॉल्व करेंगे क्या था, कितना आया था 1 पाई/2 था, और √5g अपान 384 डेल्टा एस। तो इतने को आप सॉल्व कर लेंगे और बच इसको छोड़ देंगे रूट डेल्टा एस को, तो आएगा 0.5614। कितना आएगा 0.5614। तो ये हो जाएगा नीचे ही होगा, तो 0.5614 अपान रूट डेल्टा एस का। ठीक है, अब देखिए सब ये नीचे है तो सारे ऊपर चले जाएंगे, और स्क्वायर है सब में, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा, डेल्टा 3 हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा, और इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमको देखा जाए तो 1/FN का स्क्वायर जो मिला वो इस तरह से मिला, ऊपर मिला डेल्टा 1, ठीक है डेल्टा 1। आप चाहें तो यहाँ से एक चीज़ और कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान से इस सब को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यानी देखिए 1/, हम क्या कॉमन ले रहे हैं 0.4985 का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल ऊपर की ओर डेल्टा 1 बचेगा,
ऊपर जाएगा डेल्टा 2, ऊपर जाएगा डेल्टा 3 और प्लस ऐसे जितने भी रहेंगे सब जोड़ लेंगे और फाइनली ये ऊपर जाएगा डेल्टा एस, लेकिन यहाँ पर कॉमन लेने के बाद बचेगा 1.27, कितना बचेगा 1.27 बचता है। ठीक है, जब कॉमन ले लेंगे इसे भाग कर देंगे इसमें, इतने के स्क्वायर से इसमें मतलब इतना का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो इसमें भाग करेंगे तो बचेगा कितना 1.27। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिल गया Fn का स्क्वायर, मतलब इस तरह से वैल्यू मिल गया है इतना। लेकिन हमको क्या निकालना है, Fn निकालना है। ठीक है ना, यही निकालना है। तो मतलब इसका वैल्यू डायरेक्ट मतलब लिख लेते हैं, कुछ और नहीं करना है। फाइनली ये हो जाएगा आपका, ऊपर लिख देते हैं। यही डैंकरले का फाइनली यही डैंकरले का सूत्र है, वो तो हम बाद में जो है कैलकुलेट करके सब लिख रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। डैंकरले फार्मूला इसको कहते हैं। अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद मान लीजिए Fn का मान निकालना चाहते हैं ना, तो Fn का मान निकालना चाहते हैं तो ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाले सारे वैल्यू नीचे आ जाएंगे। तो Fn, ठीक है, स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में आने पर ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4985 ऊपर जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये सारा वैल्यू। क्या वैल्यू, θ1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे जितने भी हैं सारे जोड़ लीजिए और फाइनली डेल्टा एस अपान 1.2। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे टोटल पूरे सिस्टम का क्या निकाल लेते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और कौन सा वाला, ट्रांसवर्स वाला, याद रखिए ध्यान रखिए, ट्रांसवर्स वाला यानी अनुप्रस्थ वाला। ठीक है ना, तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमको पता ही रहेगा W1 के कारण अगर ये लोड कहाँ लग रहा है ये पता है तो हम निकाल नहीं सकते हैं, ये सब निकाल सकते हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के कारण जो भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा। अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो m पर यूनिट लेंथ आएगा वो इसका वैल्यू क्या रहेगा, वो जो होगा वो यूनिफॉर्मली वेटेड लोड उसका मान कितना होगा। तो शाफ्ट का कुछ मान लीजिए लोड होगा, शाफ्ट या बीम का होगा और प्लस इन सब का जोड़ के, ठीक है ना, जोड़ने के बाद जितना आ रहा है और उसको अगर एक यूनिफॉर्मली मतलब उस पूरे लंबाई पर लगाएं, यानी पूरे लंबाई से क्या कर दें भाग दे दें, तो वो वैल्यू होगा m। ठीक है ना, सॉरी w, स्मॉल w या फिर स्मॉल m कह सकते हो, m पर यूनिट लेंथ का मान वो होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये इसी से मतलब इन सब के कारण इन सब को जोड़ के, ठीक है, और उसके कारण मान लीजिए कुछ शाफ्ट का भी कुछ भार होगा, जैसे कहने का मतलब मान लो द्रव्यमान की बात करें, बस चाहे भारी की बात कर लो, भारी का मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है, और कुछ खुद का भी इसका वेट होगा कुछ भी मान लीजिए। अब मान लीजिए नेग्लिजिबल है तो मत जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 20 30 50 10 60, और कितने का है मान लीजिए 6 मीटर लंबाई का है तो 10 न्यूटन, मान लीजिए सब न्यूटन में है या किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस भार को रख के डेल्टा एस का मान हम निकालेंगे। ठीक है ना, डेल्टा एस का मान उस भार से करके निकालेंगे। अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा डंकरले मेथड। अब देख लेते हैं फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन। फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन, उसका क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला लगभग हमने कराना शुरू कर दिया है। अब जो है आप एग्जाम्पल देखकर न्यूमेरिकल इसका लगाना शुरू कर दें।
ठीक है। वैसे हम अभी देखेंगे, अभी जो है कुछ पहले टॉपिक्स जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा दें, क्लियर करा दें पहले टॉपिक, उसके बाद बता देंगे कुछ एग्जाम्पल्स, आपको सॉल्व करने के तरीके बता देंगे। वैसे अब आप फार्मूला बता दिए, अब चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आप सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिंपल ही करना है। आपके लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इन पर करना भी है, ठीक है ना, वो सिलेबस में आपके है। तो अब बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशंस। अभी तक किसका किसका हमने देखा, लॉन्गिट्यूडनल देख लिया, ठीक है, और किसका देख लिया, ट्रांसवर्स का देख लिया। अब देखते हैं टॉर्सनल। फ्री का मतलब क्या, हम बार बार यही बात कहेंगे। फ्री का मतलब न तो इस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, पीरियाडिक फोर्स बार बार, सिर्फ शुरुआत में जो भी लगा था, उसके बाद नहीं लग रहा है, ठीक है। न तो इस पर कोई बार बार फोर्स लग रहा है, केवल शुरुआत में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी लगा था, और न तो इस पर कोई डैम्पिंग इफेक्ट है, यानी इसका एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है, जैसे फ्रिक्शन के कारण, हवा में फ्रिक्शन या फिर किसी भी तरह के फ्रिक्शन के कारण डिसिपेट नहीं हो रहा है, ये चलता रहेगा, चलने वाला एकदम, मतलब ये एकदम चलने वाला वाइब्रेशन है। फ्री मतलब स्वतंत्र। चलिए तो इसका देखते हैं। तो मान लीजिए एक जो है शाफ्ट या स्पिंडल है, इस पर जो है, इसके नीचे एक हैवी डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मास इसका कितना है, मान लीजिए मास डिस्क का m है, डिस्क का मास कितना है, m है। इसका मास मान लेते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि सारा जो है पहला काम हम नेग्लिजिबल से ही करते हैं। मान लीजिए इसका मास नेग्लिजिबल है, m है। मान लेते हैं कि कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मान लीजिए इसका यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको जो है कोई, हम क्या कर देते हैं, टार्क देते हैं, कोई टार्क देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा पर, मतलब थीटा जो है डिस्प्लेस हो जाता है। तो कुछ चीज़ें पहले हम इसमें मान लेते हैं, क्या क्या है। तो मान लेते हैं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो आई है। डिस्क का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। पहले थीटा मान लेते हैं, थीटा क्या है, थीटा क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से देखिएगा ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जो है, इसमें कोई स्टिफनेस होगा ना, शाफ्ट में कोई स्टिफनेस होगा, तो जब इसको आप मरोड़ के ऐसे, मतलब टार्क लगा के फिर छोड़ देते हैं, यानी थीटा डिस्प्लेस करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, तो फिर क्या करने लगता है, ये जो है इस तरह से वाइब्रेशन करने लगता है, यानी ये वाला इस तरह से वाइब्रेशन इस तरह से करने लगता है। तो इसी को तो हम टॉर्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि आप मोड़ के, हैवी डिस्क है, ये ध्यान रहे कि यहाँ हैवी डिस्क होना चाहिए, इसके तुलना में इसका जो है मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि इसका मास जो है 10 kg है, इसका मास के 5 kg है, तो कुछ नहीं होगा। टॉर्सनल वाइब्रेशन का कोई जो है इम्पॉर्टेंस ही नहीं होगा, आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हैवी मास होना चाहिए और स्पिंडल मासलेस होना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज वाइब्रेटिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं हो पाएगा, वाइब्रेटिंग सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये ध्यान रखेंगे ये थीटा रेडियन में है, ऐसा नहीं है कि डिग्री में, ठीक है ना। जो भी हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, जो भी डिराइव करेंगे, वो क्या है, किसमें है, किसमें है, वो रेडियन में, ठीक है ना, डिग्री में नहीं। उसके बाद Q जो मान लेते हैं शाफ्ट का टॉर्सनल स्टिफनेस, क्या मान लेते हैं, Q क्या है, शाफ्ट का टॉर्सनल स्टिफनेस, यानी कड़ापन, टॉर्सनल वाला यानी टॉर्सन में जो है।
तो टार्सनल स्टिफनेस का मान क्या होता है? टार्सनल स्टिफनेस देखिए वो टार्क, ठीक है ना, जो 1 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी 1 रेडियन और 1 एकांक लंबाई के, या फिर कह सकते हैं कि पर रेडियन के लिए कितना एल लंबाई के, मान लीजिए कोई शाफ्ट है, जैसे कि यहाँ पे एल लंबाई है, मान लीजिए इसका लंबाई क्या है? एल है। तो बात इसका है स्टिफनेस सब कुछ इसका, मास में बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ेंगे। स्टिफनेस किसका ले रहे हैं? इस शाफ्ट का, इसका क्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका क्यू है, तो शाफ्ट का टार्सनल स्टिफनेस क्या होता है कि थीटा 1 रेडियन यानी पर रेडियन के लिए कितना टार्क की जरूरत पड़ती है। तो हमने एक फार्मूला आपको बताया भी था, T/J = G∼L, ये चीज़ हमने बताया था आपको, ठीक है ना, ये मशीन डिजाइन में आपने पढ़ा। तो ये जो होता है, कहने का मतलब T/θ, इसी को टार्सनल स्टिफनेस कहते हैं। T/θ को ही टार्सनल स्टिफनेस कहते हैं, यानी 1 रेडियन पर सेकेंड के लिए जितना टार्क की जरूरत पड़ती है वही। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? Gj/, तो ये होता है टार्सनल स्टिफनेस। यानी ये कह रहा है कि नहीं, ये इधर की ओर की अगर परिभाषा करें तो क्या होगा कि वह टार्क यानी वह घुमाऊ घूर्ण, वह ट्विस्टिंग मोमेंट जो 1 रेडियन के लिए आवश्यक होता है। 1 रेडियन वो स्टिफनेस क्रिएट करने के लिए, या ट्विस्ट, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। इतना एंगल ऑफ ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए, यानी मरोड़ कोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? टार्क की जरूरत है। तो टार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी को क्यू कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? क्यू कहते हैं, टार्सनल स्टिफनेस। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से देखा जाए तो Gj/L हो जाएगा, ठीक है, Gj/L। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमने मिटाया, क्यू का मान Gj/L होगा। अब आगे का देखते हैं, G क्या है आपको पता ही है, और J क्या है आपको पता ही है, ठीक है। G मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, J क्या है? J क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। L क्या है? इसकी लंबाई है, ठीक है, स्पिंडल की लंबाई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएलम्बार्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। अब बताइए, ये थीटा जब मोशन कर रहा है, जब देखिए एंगुलर मोशन होता है तो क्या उस पर आता है? देखिए ध्यान से रखिएगा, ये डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आपको बताए भी थे। देखिए जब लीनियर मोशन होगा तो F = m में, ठीक है ना, लेकिन और इसी a को हम हर जगह कैसे दिखा रहे हैं? x का 2 बार अवकलन, यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन, यानी x∬, यही दिखा रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पे एंगुलर मोशन न हो रहा है, यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? I अल्फा आएगा, जहाँ पर क्या है? अल्फा जो है वो θ∬ है। क्या है? θ∬, ठीक है ना। तो यहाँ से टार्क ये हो गया, यानी कि जो इस पर जो है, जैसे जब टार्क लगा रहे हैं तो इतने मान का टार्क लग रहा है, ठीक है ना। तो हम डीएलम्बार्ट प्रिंसिपल लगाते हैं तो क्या हम अप्लाइड टार्क की बात करते हैं? नहीं, इनर्शिया टार्क की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या होगा? अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं डीएलम्बार्ट्स प्रिंसिपल लगाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डीएलम्बार्ट्स के सिद्धांत से। तो डीएलम्बार्ट का सिद्धांत अगर लगाएंगे तो क्या हो गया? कितने फोर्सेज, पहले फोर्सेज देख लेना चाहिए था हमको। चलो यहाँ लिख लेते हैं, पहले कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहले लग रहा है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या होगा? देखो थीटा एंगुलर एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी आई जो है, कहने का मतलब ये देखो अभी बता रहे हैं, आई θ', क्योंकि जो ये फोर्स लग रहा है इसी टार्क के कारण तो ये रोटेशन शुरुआत हो रहा है, लेकिन इनर्शिया क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी थीटा जिधर की ओर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखो उसमें हम माइनस क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि वहाँ पे यहाँ लिखते थे अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये जरूर लिखते थे, इसलिए माइनस साइन नहीं। लेकिन यहाँ हम नहीं कह रहे हैं कि इधर की ओर है, राइट हैंड साइड की ओर है कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, तो नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब हमको साइन यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स हो गया। अब इसके बाद इनर्शिया फोर्स के बाद
जो स्टिफनेस हो गया, स्टिफनेस फोर्स ही क्या करेगा, इसको रिस्टोर करेगा। जो इसमें स्टिफनेस रहेगा वही क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, यानी क्या आएगा कि वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। तो वो स्टिफनेस फोर्स यानी रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको। जैसे Sx होता था, ठीक है ना, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स, वैसे यहाँ रिस्टोरिंग देखिए यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, टार्क है, यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे क्या लग रहे हैं, टार्क लग रहे हैं। तो रिस्टोरिंग टार्क क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टार्क क्या होगा, बाय स्टिफनेस इनटू थीटा कितना है। तो स्टिफनेस क्यू अभी हमने निकाला है, क्यू इंटू थीटा, ये भी क्या होगा, उसके अपोजिट, इस थीटा डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो डी-एलम्पर्ट सिद्धांत से क्या होता है कि सभी फोर्सेज का इनर्शिया प्लस अप्लाइड फोर्सेज का सम क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ लीजिए, वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, यानी आई थीटा डबल डॉट प्लस क्यू थीटा, सॉरी डबल डॉट नहीं है, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। आई देखिए, ये आई दूसरा है, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्रॉस सेक्शन का नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का है। क्रॉस सेक्शन वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, ये कौन सा है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर से ये SHM का इक्वेशन है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसको ऐसे लिख दीजिए, थीटा डबल डॉट प्लस क्यू बाई आई थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्यू बाई आई, ठीक है ना। जहाँ पे क्यू क्या है, क्यू अभी हमने देखा जी जे अपान एल, तो एल आई हो जाएगा, ठीक है ना। आई को अगर लिखना चाहते हैं उस तरह से, तो हमको पता है ये क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो चलिए इतना हमको क्या हो गया, मिल गया। तो ये मान कौन सा वाला हो गया, ये तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सर्कुलर वाला हो गया। अगर आवर्तकाल पूछे टी का मान, तो हमको पता है टी का मान क्या होता है, कितनी बार बता चुके हैं, 2 पाई अपान ओमेगा ही होता है। तो 2 पाई और अपान ओमेगा यानी इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो एल एम के स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा जी जे हो जाएगा, ठीक है। और अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करें, नेचुरल लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट, इसका उल्टा हो जाता है या फिर ये हो जाता है जी जे अपान एल एम के स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन सब फार्मूलों से हम क्या कर लेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कौन सा वाला, टार्सनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से आपका टार्सनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी खत्म हो गया। अब जो है आगे नेक्स्ट टॉपिक लेके आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।